Bismillahirrahmanirrahim. How are you all students? I hope you all are good. And today we are going towards the solution of MCQs according to first year physics book. Students, most selected 100 MCQs of physics part 1 from past paper of all Punjab boards, or you can say that from all Pakistan boards. Question number 1. Each question note is that each question has four possible answers. Select the correct answer and encircle it. तो ये हमारे पास 100 एमसीक्यूज हैं जिसको हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये तमाम एमसीक्यूज तमाम स्टूडेंट्स जो एफएससी के तमाम स्टूडेंट्स हैं और इसी तरह जो प्रिपरेशन करते हैं लेक्चरर्स या एनटीएस वगैरह की, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं हर क्वेश्चन एमसीक्यूज को रीड करूँगा, फिर उसको प्रॉपरली हम इस तरह एम्प्टी स्पेस पर जाकर सॉल्व करेंगे, लिखकर सॉल्व करेंगे और वापस हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे मुकम्मल 100 मार्क्स का ये पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर 2% एंड 3%। इट्स मीन मास में 2% है और वेलोसिटी एंड 2% एंड वेलोसिटी आर 3%। द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 11%, 8%, 6%, 1%। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका बेस्ट आंसर 8% है, लेकिन कैसे? देखिए, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास 1/2 एम वी स्क्वायर। तो मैस का आ गया 2% और इसी तरह वेलोसिटी आ गई 3% और वेलोसिटी का वापस क्या है, स्क्वायर है। तो परसेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6 प्लस 2 दैट इज 8। दैट्स वाई हमने इसको क्या किया, 8 लिख दिया। ये बन गया हमारे पास 8% आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ पावर टू वर्क इज। अब आंसर आपके सामने है 1:T, लेकिन कैसे? अब देखें, हमारे पास पावर जो होती है वो होती है हमारे पास पावर P इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। तो जो हमारे पास वर्क की डायमेंशन होगी वो वर्क की डायमेंशन डिवाइडेड बाय टी टाइम की डायमेंशन होगी। तो पावर की जो डायमेंशन होगी वो वर्क पर यूनिट टाइम, तो वर्क और पावर की आपस में रेशो क्या बनेगी, 1:T। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर और वर्क की रेशो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बोथ द प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 0 व्हेन। अब कब ए और बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, कि जब ए और बी दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल हो। जैसे वेक्टर ए ये हो, ये वेक्टर बी हो, तो दोनों क्या हो, आपस में पैरेलल हो। तो क्या उस वक्त अब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 हो सकता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा के। लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन क्या क्रॉस प्रोडक्ट भी इसका 0 हो सकता है? तो हम ये देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो जो कॉज ऑफ थीटा है वो 0 डिग्री होने से कॉस 0 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर ये 0 नहीं हो सकता। इट्स मीन ऑप्शन ए दुरुस्त नहीं है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब ऑप्शन बी में जाएंगे तो ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। जब ए और बी दोनों एंटी पैरेलल होंगे तो इट्स मीन कि एंगल जो उनके दरमियान बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है। कॉस जो है फिर वैल्यू देगा 180 पर, लेकिन साइन 180 पर वैल्यू नहीं देगा। इट्स मीन ये दोनों 0 नहीं हो सकते। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ए और बी दोनों क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो, जैसे ये वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी हो, यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। हमारे पास ए बी कॉस थीटा ये तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0, बट क्योंकि कॉस 90 पे 0 होता है, लेकिन साइन 90 पे वैल्यू देगा। इट्स मीन ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है जो करेक्ट है कि आइदर द वेक्टर इज 0, कि ए और बी का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों 0 होने के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि उनमें से ए वेक्टर या बी वेक्टर कोई एक 0 हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आगे कि हमारे पास जो द मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के इज। अब देखें कि हमारे पास जे क्रॉस के ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है।
ये है हमारे पास क्या, जे क्रॉस के, तो ये किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, तो आई डॉट आई वापस 1 के इक्वल होता है। इट्स मीन हमारे पास यही ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज इज गिवन बाय। तो हॉरिजेंटली मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, हम जानते हैं कि हमारे पास जो इसका फार्मूला है रेंज का, वो होता है वी आई स्केयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो जब हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं साइन टू थीटा में, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री की जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री होता है 1 के इक्वल, तो 1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो साइन स्केयर साइन 90 डिग्री 1 बन जाएगा, तो बाकी बच जाएगा हमारे पास वी स्केयर वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय जी। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है ये दुरुस्त है। नेक्स्ट है इफ अ बॉडी मैस 2 किलोग्राम मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड collide with stationary body of same mass, then after elastic collision second body will move with the velocity of। तो जब हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस कितना है 1 किलोग्राम, और वो बिल्कुल सेम उसी बॉडी के साथ जाके कोलाइड करती है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने ये चीज़ टॉपिक में रीड की हुई है कि जब दो मैसेज सेम मैसेज हों तो एक मैस ए जितनी वेलोसिटी के साथ जाकर मैस बी से कोलाइड करेगी वो अपनी कंप्लीट वेलोसिटी बॉडी बी को दे देगी और खुद रेस्ट में आ जाएगी। इट्स मीन बॉडी बी जो है वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा जिससे बॉडी ए मूव कर रहा था। इट्स मीन 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये क्या करेगा, मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि फॉर अ टिपिकल रॉकेट हाउ मच मैस ऑफ रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, कि एक रॉकेट के अंदर कितनी मैस जो होती है वो फ्यूल की होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैस होती है वो सबसे ज़्यादा मैस जो होती है वो 80% जो होता है उसमें फ्यूल होता है, और 20% जो है उसमें बाकी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे किस पर, 80% इसके अंदर क्या होता है, फ्यूल होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 3 सेकेंड देन पावर इज, 3 जूल वर्क जो है वो 3 सेकेंड में होता है, तो पावर इसकी कितनी है, तो पावर इसकी 1 वाट होगी। कैसे, पावर हमारे पास होती है वाट पर यूनिट टाइम, तो कितना वर्क है 3 जूल डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1 ही बचता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर दुरुस्त आ गया। एज वी मूव अप अ बॉडी अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी। जब हम क्या करेंगे टॉप की तरफ मूव करेंगे अर्थ सरफेस से, तो देखिए जब अर्थ सरफेस से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ये हमारे पास अर्थ है, तो इससे जब हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो हमारे पास इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh रेट के साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जब हम टॉप की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह आगे है क्वेश्चन नंबर 10, क्या बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इफ इट्स linear velocity and radius both are made twice the centripetal force will be। अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ मूव कर रही हो और इसकी लीनियर वेलोसिटी भी और इसका रेडियस भी दोनों क्या कर दिए जाएं, डबल कर दिए जाएं, तो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखें पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। तो देखें वी स्केयर के बजाय अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी डबल करेंगे तो ये 2v स्केयर हो जाएगा, मतलब 4mv स्केयर डिवाइडेड बाय आर है, तो इसका डबल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2r। तो इट्स मीन ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया आपस में, बाकी हमारे पास क्या बच गया, एफ सी इज इक्वल टू 2 इंटू एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर, एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ये क्या बन गया, एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर को एज चीज हम एफ सी लिख लेते हैं। तो इट्स मीन जब वेलोसिटी डबल करेंगे और
रेडियस डबल करेंगे तो ये एफ सी इज इक्वल टू 2FC हो जाएगा। तो हम इस ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो देखें, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, कौन सा, 2FC का। तो यही हमारे पास क्या है, दुरुस्त ऑप्शन है। ये क्या हो गया हमारे पास, 2FC। नेक्स्ट है, अ व्हील ऑफ रेडियस 5.0 सेंटीमीटर हैविंग एन एंगुलर स्पीड और 20 रेडियन पर सेकेंड हैव लीनियर स्पीड। हमारे पास एक व्हील जो है उसका रेडियस है कितना, 5.0 सेंटीमीटर, और हैविंग एन एंगुलर स्पीड, जबकि उसकी स्पीड जो ओमेगा है वो कितनी है, 20 रेडियन पर सेकेंड। तो इसकी हमने क्या बतानी है, लीनियर स्पीड हमने बतानी है। तो लीनियर स्पीड इसने खुद ही दी हुई है 1.0 मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम देखते हैं कि ये कैसे आती है। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है। ओमेगा है कितना, 20, और दूसरा हमारे पास रेडियस है कितना, रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, मतलब इसको लिखेंगे हम 0.05 मीटर, और ये 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, तो जब हम इस v को इज इक्वल टू आर की जगह पे लिखेंगे 0.05 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 20। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.05 करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.0 मीटर पर सेकेंड। बेशक आप यहाँ से इसको नीचे डिनोमिनेटर में आप 100 ले आएँ और वापस ये ख़त्म कर देंगे। ये 0 इस 0 से ख़त्म, ये 5 इस 2 से ख़त्म, ये 5 इससे ख़त्म, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इट्स मीन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास क्या है, दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a horizontal pipe narrows from a diameter of 10 centimeter to 5 centimeter for a fluid flowing from larger diameter to smaller diameter। कि हमारे पास एक पाइप जो है वो 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक उसका क्या है, डायामीटर रिड्यूस हो रहा है। फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग फ्रॉम लार्जर डायामीटर टू स्मॉलर, कि जब ये लार्जर से स्मॉलर की तरफ फ्लो करेगा तो उस वक्त क्या होगा, द वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ इंक्रीज। याद रखें कि हमारे पास वेलोसिटी और प्रेशर जो है इनका तल्लक ये आपस में इस तरह से डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होते। हमने बर्नौलीज इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रीड किया है। द वेलोसिटी इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स कि जब भी हमारे पास किसी पाइप में इस तरह से लार्ज एरिया होगा तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और यहाँ से जब इसका एरिया क्या हो जाएगा, आगे कम हो जाएगा, आगे एरिया क्या हो जाएगा इस तरह से पाइप का कम हो जाएगा। तो यहाँ से जब वेलोसिटी मूव करेगी, कोई लिक्विड मूव करेगा, तो उस वक्त वहाँ एरिया कम होने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो इट्स मीन हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जब हमारे पास यहाँ पर ये A1 एरिया है और यहाँ पर A2 एरिया है, यहाँ से गुजरते हुए फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है, यहाँ से गुजरते हुए फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है, यहाँ पे ये क्या है, A1 और इसको क्या कहेंगे, ये A2। तो इनका आपस में ये रिलेशन बनेगा। अगर यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, तो फिर यहाँ पे जाके एरिया कम हो गया तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी ज़्यादा बनती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, द वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड प्रेशर डिक्रीजेज। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि वेंचर रिलेशन इज गिवन एज, कि हमारे पास वेंचर रिलेशन किसके इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमने एक टॉपिक इस तरह से रीड किया हुआ है अपनी फिजिक्स बुक के अंदर। इस तरह से एक कंटेनर लिया और एक सराउंडिंग में उसके इस तरह से एक पाइप था। हमने इन वेलोसिटीज़ को, यहाँ की एक वेलोसिटी थी, एक वेलोसिटी यहाँ थी और एक वेलोसिटी लिक्विड की यहाँ थी। तो यहाँ पे हमने एक डेरिवेशन डिराइव की हुई है, और वो डेरिवेशन हमारे पास क्या है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि the potential energy stored by a mass spring system at an extension of 2 centimeter is 10 joule. The potential energy stored by the same system at an extension of 40 centimeter will be। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, तो ये हम जानते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो अगर हम डिस्टेंस को 2 से 4 करेंगे, ठीक है,
तो ये डिफरेंस कितना बनता है, 2 का डिफरेंस बनता है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, इट्स मीन जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो 2 का स्क्वायर टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर 1/2 एक्स स्क्वायर का आंसर 10 जूल आता है तो इट्स मीन जब हमारे पास यहाँ पे 2 से 4 करेंगे तो 2 यहाँ x डबल हो जाएगा और x का वापस स्क्वायर, तो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इट्स मीन इस वैल्यू से को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास के एक्स स्क्वायर है 10 जूल, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 जूल। कितना आ जाएगा ये, 40 जूल। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीन पोजीशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान क्या होता है, एट मीन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। तो मीन पोजीशन पे ऐसा नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पोजीशन पे ज़्यादा होती है और पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो यही आंसर हमारा दुरुस्त है। लेट्स सी कि ये कैसे दुरुस्त होता है। देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, पेंडुलम इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है इस पोजीशन पर, ये फिक्स पोजीशन पे है। यहाँ से जब पेंडुलम यहाँ जाता है और यहाँ से ऑसिलेट करता हुआ यहाँ आता है, तो इस पॉइंट पर देखें ज़मीन से पेंडुलम की हाइट जो है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। तो इस पॉइंट पर फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh के। लेकिन इस पॉइंट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 0। क्यों कि 1/2 mv² होती है काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर 1/2 mv² की वजह से यहाँ फॉर अ शॉर्ट इंटरवल इस पॉइंट पर पेंडुलम क्या करता है, रुक जाता है। तो वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर 0। लेकिन जब वापस रिवर्स आता है इस पॉइंट पर, ये होती है मीन पोजीशन। इसको हम क्या कहते हैं, ये इसकी मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन की वजह से हमारे पास ये जो पार्टिकल है यहाँ पर देखें इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि इसकी हाइट h जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ से गुजरते हुए इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इट्स मीन हम कहेंगे कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि द वैल्यू ऑफ गेमा फॉर डाई एटॉमिक गैस इज, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये वैल्यू 1.4 ही होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि अप्रोप्रिएट रेंज of audible frequency for younger person is 20 to 20,000 hertz। ये दुरुस्त आंसर है। when two identical waves superposed which can change, जब हमारे पास दो आइडेंटिकल वेव्स यानी दो एक जैसी वेव्स आपस में सुपरपोज होती हैं तो क्या चीज़ चेंज हो सकती है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड। तो उनका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है। कैसे, आप ये देखें कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेव है बिल्कुल सेम इसी फ्रीक्वेंसी की, इसी एम्पलीट्यूड की एक दूसरी वेव, क्योंकि आइडेंटिकल वेव हैं ये दोनों जब ऐड होंगी तो देखें इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इसके एम्पलीट्यूड के साथ यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल पॉजिटिव के साथ, और इसी तरह इसका नेगेटिव सिग्नल नेगेटिव के साथ ये क्या हो जाएंगे, सुपरपोज होंगे। तो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो वेव बनेगी वो लार्जर एम्पलीट्यूड की वेव बनेगी। तो हम क्या कहेंगे, जो नई बनने वाली वेव है, अगर फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पे एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस भी था 2 मीटर, ये हमारे पास क्या बन गई, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस बना ये 4 मीटर बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसके एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन नाउन एज वेव फ्रंट। In Michelson interferometer, the equation used to find the speed of light is 16 fd, ये हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे, in the focal length of objective lens and eyepiece is 0.5 meter and 10 centimeter respectively, then magnification power of telescope will be। तो उस वक्त हमारे पास इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी होगी, हमने लिखा 0.5 मीटर आई पीस है और 10 सेंटीमीटर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों की फोकल लेंथ है। देन द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप विल बी, तो वो हमारे पास कितनी आती है, 5 आती है। तो ये हमारे पास क्या आता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये हमारे पास टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन किसकी इक्वल होती है,
मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है 5 मीटर डिवाइडेड बाय आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो उसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। आई एम सॉरी कि यहाँ पे लिखा है 0.5 मीटर। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो रिजल्ट क्या बचेगा 5। तो ये हमारे पास कितने टाइम मैग्नीफाई करेगी, इसको 5 टाइम मैग्नीफाई कर देगी। तो ये हमारे पास देखें ये 0.5 और 10 सेंटीमीटर था। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द मैग्निफिकेशन ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज, कि हमारे पास मैग्निफिकेशन जो बतानी है कन्वेक्स लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी।